नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। और सोने चांदी में हमने कल जोरदार तेजी बनती हुई देखी थी और कल की तेजी के बाद आज हल्के से दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। हालांकि एमसीएक्स पर सोना अभी भी 48,000 के आसपास ही घूम रहा है, थोड़ा नीचे जरूर आया है। वहीं चांदी 70,000 का स्तर होल्ड करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब आगे गोल्ड सिल्वर में क्या टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं, साथ ही यहां से रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट डिमांड कैसी इमर्ज हो रही है और साथ ही फिजिकल मार्केट में क्या एक्शन है, इस सब का ब्यौरा लेंगे। गोल्ड ईटीएफ में निवेश को लेकर क्या स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली होनी चाहिए, क्या रुझान बन रहा है, इस पर भी हमारा फोकस रहेगा। हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव, केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया, मेटल फोकस के चिराग सेठ और सीएनबीसी टीवी 18 कमोडिटी आइटम मनीषा गुप्ता हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले तो प्राइसेस पर ही एक आउटलुक ले लेते हैं, क्योंकि हमने गोल्ड में एक बेस बनने के बाद कोरोना टेंशन्स के बीच में वापस काफी इंटरेस्ट एक सेफ हेवन डिमांड के तौर पर आते हुए देखा है। 48,000 के आसपास फिलहाल प्राइसेस कारोबार कर रहे हैं। अब यहां से क्या आउटलुक है, इस पर एक क्विक कमेंट लेते हैं। अजय, सबसे पहले तो आप ही बताइए, प्राइसेस को लेकर क्या सजेशन है, क्योंकि इस साल के शुरुआत में जहां 49,000 50,000 के ऊपर सोना जाते हुए एक्सपर्ट्स नहीं देख रहे थे, अब 48,000 के नजदीक आ चुका है और एकाएक जो फंडामेंटल्स हैं वो थोड़े चेंज हुए हैं। तो प्राइसेस को लेकर क्या आउटलुक है आपका, कहां देख रहे हैं आगे? गुड मॉर्निंग दीपल जी। डेफिनेटली अगर हम देखें तो जैसे हमने जनवरी फरवरी में देखा था, एक डिप्रेटिव मूव हमने पूरे गोल्ड में आते हुए देखा। मल्टीपल ऑफ टाइम 1700 का भी हमने ब्रीच करते हुए देखा। हाजिर मार्केट में भी डिमांड थोड़ी बहुत इंप्रूव हो रही थी, बट जिस ढंग से कोरोना का कंसर्न और इकोनॉमी के जो आउटलुक्स है वो फिर से थोड़ा ग्रीमी दिखाई दे रहा है। साथ में जो स्टिमुलस हमने यूएस में और आज यूरोप से भी अपडेट आना चालू हो गया है, ये कहीं ना कहीं गोल्ड को पुश करेगा। तो इन ऑल हम सबसे पहला चीज है कि क्वार्टर वन में हमने 1670 1680 का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बनकर वापस मार्केट रिकवर किया है। तो आई थिंक 1800 का एक ट्रिगर रहेगा। 1800 तोड़ने पे हमें लगता है इमीडिएटली प्राइजेस 1840 से लेकर आई थिंक 1910 से 1920 का जो 2011 का हाई था वहां तक जाने की पूरी ताकत रखता है जून से पहले पहले। डोमेस्टिक मार्केट में इस वक्त हम रुपए में भी जो गिरावट देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट ही करेगा। तो आई थिंक जल्द से जल्द अगर हम बात करें बाकी फंडामेंटल के साथ, तो 50,000 का लेवल मुझे लगता है कि प्राइजेस जून से पहले पहले ही दिखा देगा। और ओवरऑल आगे जिस ढंग से कोरोना का भी कंसर्न बना हुआ, इकोनॉमी के नंबर्स और इन्फ्लेशन कंसर्न बने हुए हैं, हो सकता है हम नया हाई 2021 में वापस लगते हुए देखें। साथ में हमने ईटीएफ के अंदर भी बाइंग इंप्रूव होते हुए दिखा रही, जो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सिग्नल है। तो इन ऑल मैं काफी बुलिश हूं। सेकंड हाफ में गोल्ड में और तेजी देखने मिल सकती है। पैंडेमिक का भी इंपैक्ट कंटिन्यू रह सकता है, थोड़ा बहुत चेंजेस रहेंगे जरूर, बट ओवरऑल हमें लगता है कि फिर से हम $2,000 की जो बातें कर रहे थे 2000 से 2100 की लेवल की, वो फिर से हम 2021 में अचीव होते हुए देखेंगे। तेजी बरकरार है। आज हल्की सी मुनाफा वसूली आपकी स्क्रीन पर जरूर है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हायर हाईज हमने बनते हुए देखे हैं। और जैसे अजय आपको बता रहे हैं कि $2,000 के लिए आप खरीदारी करके तैयार रहिए। चिराग, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र में तो यहाँ पर बाजार बंद है, लेकिन जैसे जैसे हम ज्वेलर्स से बात करते रह रहे हैं, ईटीएफ फंड से बात करते रह रहे हैं, उन्होंने यही कहा है कि खरीदारी यहाँ पर जारी है। चाहे फिजिकल मार्केट्स हो, पुराने ऑर्डर्स हैं, या ईटीएफ में भी रिडम्पशंस देखने को नहीं मिले हैं, यहाँ पर भी खरीदारी बरकरार है। आप इन ट्रेंड्स को कैसे देखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल मनीषा। अगर हम ईटीएफ की बात करें तो फरवरी और मार्च में दोनों में मिला के करीबन 3.25 टन की ईटीएफ की बाइंग हुई है। तो ये जरूर है कि जो निवेशक है उन्होंने प्राइस करेक्शन का जरूर फायदा उठाया हुआ है। और जो ज्वेलरी की डिमांड है वो भी पिछले क्वार्टर में और इसी महीने के कुछ पहले एक हफ्ते में स्ट्रांग जरूर रही है। चूंकि काफी सारे सिटीज में अब लॉकडाउन आ रहे हैं, पार्शियल लॉकडाउन आ रहे हैं या कंप्लीट लॉकडाउन आ रहे हैं, तो उसका जरूर एक इम्पैक्ट हमें नियर टर्म में दिखाई दे रहा है। बट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी अभी भी स्ट्रांग है। शायद रिटेल लेवल पे मार्केट थोड़ा अभी सॉफ्टन हो रहा है। चिराग, ईटीएफ में जैसे आपने बाइंग बताया, फेब मार्च में हमने क्या नंबर्स यहाँ पर आते हुए देखे हैं। इंपोर्ट्स अगर देखें तो बाजार को लगता है कि इस महीने भी करीबन 70-80 टन के इंपोर्ट्स भारत में फिर से आते हुए नजर आएंगे। 1 मई से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या तैयारियां हैं फिजिकल मार्केट्स में? आपकी इंडस्ट्री से क्या बातचीत रही है? देखिए मनीषा, आई थिंक यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट समझनी जरूरी है कि एक तो पिछले साल काफी हद तक स्टॉक रिडक्शन हुआ है रिटेल लेवल पे, मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे। तो ये जो इंपोर्ट जरूर आ रहे हैं
उसमें काफी हद तक स्टॉक का बिल्डअप है। दूसरी बात ये भी है कि जो फॉरेन बैंक से अब इंडिया के जो फ्री ट्रेड वेयरहाउस जोन है वहां पे अपना स्टॉक लाके डिपॉजिट करेंगे तो कुछ हद तक इंपोर्ट उसी के लेके भी है। और तीसरी बात, एक बहुत ही पॉजिटिव, अभी भी पॉजिटिव आउटलुक है अक्षय तृतीया को लेके। अब पिछले साल अक्षय तृतीया कंप्लीट वॉश आउट हो गया था, इस साल ये अनुमान लगाया जा रहा है कि क्योंकि काफी सारे ज्वेलर्स ने अब अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ा दिया है, निवेशक भी ऑनलाइन अब ज्वेलरी खरीद रहे हैं और इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं, तो शायद पिछले साल जितना अक्षय तृतीया इम्पैक्टेड हो रहा था उतना इस साल नहीं देखने को मिलेगा और शायद 10 से 15 टन की सेल अक्षय तृतीया के दिन देखने को मिल सकती है। तो ये तो इनफैक्ट काफी एनकरेजिंग है, भले ही चाहे स्टोर्स बंद हो लेकिन ऑनलाइन के जरिए अक्षय तृतीया के दौरान सेल्स अच्छी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, प्राइसेस को लेकर चिराग क्या आउटलुक है आपका? आपको भी लगता है इस साल वापस अब नए हाइस बनते हुए दिखेंगे मौजूदा माहौल में? जी बिल्कुल दीपाली, हमारा अनुमान है कि इस साल हमें फिर से शायद $2075 के हाई देखने को मिलेंगे। मार्केट में फिलहाल जो जैसे अजय ने कहा कि नीचे में एक बॉटम जरूर बन गया है और दूसरी बात ही काफी पिछले 2-3 हफ्ते में काफी पॉजिटिव न्यूज जरूर निकल के आ रही है। एक ये जियोपॉलिटिकल टेंशन है जो रशिया, यूक्रेन और यूएस या इवन जो चाइना और ताइवान को लेकर जियोपॉलिटिकल टेंशन है, और दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो यूएस के येल्ड से जो गोल्ड के लिए बहुत ही बड़ा नेगेटिव एक इम्पैक्ट कर रहा था पिछले 2-3 महीने में, ये 1.7 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे। तो ऑल इन ऑल गोल्ड पे जरूर एक थोड़ा पॉजिटिव रुझान बनते जा रहे हैं, पर $1800 बहुत ही क्रूशियल लेवल है, इसे क्रॉस करना बहुत जरूरी है। बहुत करीब है, 1797 तक के लेवल्स हमने कल यहाँ पर होल्ड होते हुए देखे थे। ऑफकोर्स उसके बाद कुछ मुनाफा वसूली है, डॉलर में फिर से हल्की सी बढ़त देखने को मिली है एशियन मार्केट्स में, जिसका ये असर है। रविंद्र, आप कैसे देखते हैं सोने में आपके प्राइस टारगेट्स क्या होंगे? क्या आप भी अजय और चिराग से अग्री करते हैं कि 2000 इस साल में देखने को मिलेंगे? और चांदी में अब क्या रणनीति बनाई जाए? गुड मॉर्निंग मनीषा। यस, गोल्ड अभी एक बुलिश जोन में फिर से आ चुका है जो 1760 1765 डॉलर्स के ऊपर सस्टेन कर रहा है इंटरनेशनल लेवल्स पर। मेरा जो इमीडिएट टारगेट होगा वो 1820 1830 का होगा। हो सकता है कि आज के सेशन में थोड़ा सा डिप आए टुवर्ड 1780 1782, जो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा क्योंकि हमने कंटिन्यूअस रैली देखी है। अगर एमसीएक्स में देखें तो 44,000 से 48,450 के आसपास कल इसने हाई लगाया था, तो ऑलमोस्ट 4,500 पॉइंट्स का हमने रैली देखा है। तो हो सकता है कि छोटा मोटा करेक्शन आए, बट जैसे इंटरनेशनल प्राइसेस ब्रेकआउट से निकल चुका है तो आई थिंक बहुत बड़ा करेक्शन मुझे नहीं लगता। हो सकता है कि 500-600 रुपए का एक फॉल आए, उसके बाद फिर से एक बारी रिकवरी आ सकता है इसमें। आई थिंक मेन कंसर्न्स अगेन वुड बी डॉलर एंड यील्ड्स, क्योंकि यील्ड्स अभी भी यूएस 10 ईयर बॉन्ड्स अगर देखें तो अभी भी ये ब्रेक पॉइंट के ऊपर ही है, विच इज अराउंड 1.50, और डॉलर इंडेक्स में एक सपोर्ट के करीब ट्रेड कर रहा है डॉलर इंडेक्स अराउंड 91 के आसपास। मेरे हिसाब से अगर 91 के नीचे सस्टेन करता है तो वी माइट सी 90 गोइंग अहेड, सो दैट विल बी वेरी पॉजिटिव फॉर गोल्ड प्राइसेस। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि पॉजिटिवनेस कंटिन्यू रहेगा। इंडियन मार्केट्स में रुपी में एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया है और पॉसिबिलिटी है कि ये 7650 77 तक जा सकता है स्पॉट में। सो आई थिंक सो ओवरऑल इंडियन मार्केट्स के लिए इट इज पॉजिटिव न्यूज फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट्स एज वेल एज फ्रॉम द रुपी डेप्रिसिएशन। तो आई थिंक इट इज इन द बुलिश जोन। पॉसिबिलिटी है $2000 का, लेकिन आई वुड नॉट गो डायरेक्टली टू $2000। मैं आई वुड वेट फॉर द ब्रेकआउट्स टू हैपन। एक लेवल्स निकलने के बाद एक व्यू लेना ज्यादा बेटर होगा क्योंकि हमने काफी वॉलेटिलिटी देखी है इन दिनों में। सो आई थिंक फर्स्ट आई विल स्टिक टू 1830, उसके बाद मेरा टारगेट 1860 से 1880 का होगा। बट यस, इट इज श्योरली इन अ बुलिश जोन और ये बुलिशनेस कंटिन्यू रह सकता है। तो और रविंद्र, साथ ही सिल्वर पर क्या व्यू रहेगा? जैसे मनीषा जी ने भी पूछा आपसे, 70,000 के पार फिलहाल M6 पर कारोबार होते हुए दिख रहा है। यहाँ भी हमने मोमेंटम अच्छा देखा है। यहाँ प्राइस आउटलुक आगे के लिए क्या है और क्या स्ट्रैटेजी है? दीपाली, इमीडिएटली मुझे लगता है कि इंटरनेशनल कॉमिक्स पर $26.98 का एक्सपेक्टेशन है। अगर ये $27 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि फिर से एक बारी $30 के को टेस्ट करने जाए। इंडियन मार्केट्स की बात करें तो 72,000 का इमीडिएट टारगेट मुझे लग रहा है, 71,500 से लेकर 72,000 का। 69,500 के काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था, उसे ब्रीच करके उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। सो मेरे हिसाब से एनी डिप अगेन इन सिल्वर इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। आई विल वेट फॉर इट टू सस्टेन अबाउट $27 फॉर अ स्लाइटली शॉर्ट टर्म टारगेट, जो कि अराउंड $3 अपसाइड होगा, अराउंड 29 से $30 का। और अगर M6 की बात करें तो इट माइट स्ट्रेच टुवर्ड्स 76,000-77,000।
सो आई थिंक सिल्वर भी एक अच्छा बुलिश मोमेंटम पकड़ा हुआ है। हो सकता है कि इंडस्ट्रियल मेटल्स थोड़ा सा उसे सबड्यूड रखे, क्योंकि इंडस्ट्रियल मेटल्स में अभी भी एक कन्विंसिंग अप मूव नहीं आ रहा है, ऊपर से हम सेलिंग देख रहे हैं। अगर इंडस्ट्रियल मेटल्स भी कंटिन्यू करे ऊपर जाने के लिए तो आई थिंक इट विल बी वेरी पॉजिटिव फॉर सिल्वर, एंड फॉर दैट डॉलर इंडेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। सो मेरे हिसाब से सिल्वर में भी अभी एज ऑफ नाउ तो बुलिश फैक्टर्स है, एंड इमीडिएटली आई एम एक्सपेक्टिंग 72,000 एज अ खरीदारी सोने और चांदी दोनों में की जा सकती है। आज ऑफ कोर्स यहाँ पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली है, लेकिन इसका फायदा यहाँ पर निवेशक उठा सकते हैं। गोल्ड स्पॉट में आज इतना ही। चिराग, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात यहाँ पर इंडस्ट्रियल मेटल्स की करेंगे, जहां पर आज सुबह से ही काफी मिक्स्ड क्यूज देखने को मिले हैं। कल देर रात की अगर बात करें तो कॉपर में बिकवाली थी, लेकिन आयरन और स्टील, निकल और एल्यूमिनियम, ये चार ऐसे मेटल्स हैं जहां पर हमने न्यूयॉर्क सेशन में बढ़त आते हुए देखी थी, लेकिन एशिया में फॉलो थ्रू बाइंग यहाँ पर नहीं आई है। रविंद्र, आप कैसे देखते हैं एज ऑफ नाउ नियर टर्म में मेटल्स को? लॉन्गर टर्म में तो सभी को लगता है कि ये सेक्टर काफी भागेगा, काफी भागा भी है, लेकिन जो मुनाफा वसूली आज देखने को मिली है उसे आप कैसे रीड करेंगे? वेल मनीषा, आई थिंक थोड़ा बहुत कंटिन्यू रह सकता है, स्पेशली कॉपर और जिंक में। दोनों भी ऊपरी लेवल्स पर सस्टेन नहीं किया है प्राइसेस। कॉपर में आई थिंक इट हैज टू सस्टेन अबाउट 1737 MCH पर। उसके ऊपर निकल जाता है तो देन आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू गो टू 750 752। और अगर जिंक की बात करें तो जिंक में 230 232 के ऊपर एक ब्रेकआउट है। सो आई थिंक अंटिल दैट होल्ड्स पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है। कॉपर में स्टॉक्स, एलएमई स्टॉक्स और सीपी स्टॉक्स दोनों बड़े हैं, तो वो एक ट्रिगर है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए। लेकिन चिले में जो कंसर्न्स है उसके चलते प्राइसेस लोअर एंड पे सपोर्टिव रहेंगे। बट मेरे हिसाब से इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आई थिंक आई विल गो फॉर अ शॉर्ट इन कॉपर। 725 722 का टारगेट मुझे लग रहा है। 732 के आसपास एक बार शॉर्ट किया जा सकता है। 734 35 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। हो सकता है कि 720 722 से फिर से एक बार बाइंग रीइमर्ज हो, बट एज ऑफ नाउ फ्रॉम इंट्राडे पर्सपेक्टिव आई थिंक और थोड़ा सा करेक्शन बाकी है, स्पेशली इन कॉपर एंड जिंक। सो शॉर्ट वुड बी द एडवाइस। जी अजय, क्रूड पर आपका व्यू क्या रहेगा? इंटरनेशनल प्राइसेस तो $65 के आसपास ब्रेंट कारोबार करते हुए दिख रहा है, लेकिन यूएस में जो इन्वेंट्री बढ़ी है उससे प्राइसेस पर थोड़ा दबाव है। स्ट्रैटेजी यहाँ से क्या लेकर चलेंगे? बेचने की सलाह रहेगी थोड़ा बहुत उछाल मिले तो, या फिर कोई और स्ट्रैटेजी है? देखिए दीपाल जी, मुझे लगता है कि पिछले हफ्ते हमने एक अच्छा खासा बाउंस देखा था, बट कोई ऐसा मेजर कारण नहीं था जो प्राइसेस को होल्ड कर ले। तो हमने एक बार तो ब्रेंट में काफ़ी अच्छी रैली देखी, बट सस्टेनेबल नहीं है। जिस ढंग से एनर्जी डिमांड पे कंसर्न बढ़ा, आज इंडिया में हम देखें तो 3 लाख केसेस जो रजिस्टर हुए हैं, ये कहीं ना कहीं कंसर्निंग है। और बाकी कंट्रीज में भी हम देखें वैक्सीन के साथ साथ नंबर्स अभी भी बढ़ रहे हैं। और साथ में हमने देखा कि नेक्स्ट मंथ से ओपेक प्लस के जो प्रोडक्शन है वो भी धीरे धीरे मार्केट में हिट होना चालू हो जाएंगे। तो इन ऑल मुझे लगता है कि अपसाइड जो हमने देखा था वो ऑलरेडी निकल चुका है। प्राइजेस में अब धीरे धीरे एक हायर साइड पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा। आज के लिए मुझे लगता है कि 46 के करीब मिले तो बेच के चलिए। ओवरऑल 4500 तक के भी टारगेट हम क्रूड ऑयल में देख पाएंगे। वहीं इंटरनेशनल में भी अगर हम देखें तो प्राइजेस ब्रेंट के $65 के नीचे आ चुके हैं, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि $62 से $63 तक जा सकता है। तो इन ऑल सेल ऑन रैली रहना चाहिए क्रूड में। एज ऑफ नाउ वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है। का क्या व्यू है यहाँ पर कच्चे तेल में और नेचुरल गैस में भी? अब यहाँ पर क्या प्राइस स्ट्रैटेजीज हों? वेल क्रूड में आई थिंक मैं भी अजय के साथ सहमत हूँ। मुझे लगता है कि प्राइसेस करेक्शन मोड में ही है। ऊपर के लेवल पे प्राइसेस सस्टेन नहीं किया है। आई थिंक फोकस विल बी ऑन नेक्स्ट वीक्स मीटिंग। ओपेक एंड रिलीज का जो मीटिंग है, एक्सपेक्टेड ये है कि शायद वो स्लोली एंड स्टेडीली प्रोडक्शन रैंप अप करेंगे और वो जो उनका स्टांस है, दे विल होल्ड दैट स्टांस। सो दैट इज बीइंग डिस्काउंटेड। और जो इन्वेंट्री आई है बढ़ के, आई थिंक दैट इज प्रेशराइजिंग द प्राइसेस। प्रोडक्शन अगर देखें तो इट इज स्टेबल नियर 11 मिलियन बैरल्स। तो मेरे हिसाब से क्रूड में अभी भी एक फॉल बाकी है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से पॉसिबिलिटी है कि 4550 4540 के आसपास प्राइस आ सकता है। सो आई थिंक रैलीज शुड बी सोल्ड। नेचुरल गैस में पॉसिबिलिटी है कि प्राइसेस माइट मूव हायर। काफी अच्छा परफॉर्मेंस था नेचुरल गैस का। एक लोअर लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके अराउंड 176 के आसपास नेचुरल गैस ने 208 207 तक के लेवल्स टेस्ट किए हैं। मेरे हिसाब से अभी 190 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एनी डिप टुवर्ड्स 200 to 195 आई थिंक वुड बी अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। हो सकता है कि ऊपरी लेवल्स पर 211 इनिशियली एंड देन इट माइट गो ऑन टू टेस्ट 220 225। सो नेचुरल गैस में व्यू बुलिश है और क्रूड में आई थिंक करेक्टिव मूव कंटिन्यू रहेगा।
चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जब वापस लौटेंगे तो आज की हॉट कमोडिटी आपको बताएंगे और साथ ही एग्री कमोडिटीज पर भी लेंगे स्ट्रैटेजीज। तो जल्द वापस आते हैं कमोडिटी राउंड अप के साथ।